जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 7 जुलाई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीवीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और सो गाइस, चलिए हम लोग जो है वो आज के सेशन को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और ये है हमारे ज्ञान सर। और ज्ञान सर का गाइज स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड बैचेस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये है आज के टॉपिक्स जिनको एक एक करके हम लोग कवर अप करेंगे। मैं चाहूंगा आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर जो है वो बैठे। जो भी टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा, जिसको आपको नोट डाउन करना है। राइट, तो ये सब टॉपिक्स हैं। अभी मैं आज आप लोग के कमेंट जो है वो देख नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम का है वो इशू है। और हालांकि मैंने आपको बोला था कि संडे को एक क्लास आएगी, क्योंकि हमारे मेरे ख्याल से शायद 3 टॉपिक्स जो है वो हमारे बचे हुए हैं। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। मैं इन कमिंग डेज जो है वो आपके कवर अप करा दूंगा। राइट, पेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड चिंता मत किया करो। कल क्या संडे था और आज क्या मेरे पिताजी का बर्थडे है, तो थोड़ा सा मैं शॉपिंग करने के लिए गया था उनके लिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक दिन मिलता है तो उसमें कभी कभी जो है वो फैमिली के लिए भी करना जरूरी रहता है, नहीं तो फैमिली वाले गुस्सा हो जाए कि तुम हम लोग को टाइम ही नहीं देते हो। चलो, तो दीज आर द फ्यू टॉपिक्स गाइस जिनको हम लोग आज एक एक करके जो है वो कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो चीज बोलूंगा लिखने के लिए बस वही चीज नोट डाउन करिएगा। अब ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 और पेपर 4 से रिलेटेड भी है। यहाँ पर पेपर 1 जो है वो दिया हुआ है, बट रेलिवेंस इसका पेपर 2 और पेपर 4 में ज्यादा नजर आएगा। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, क्योंकि पेपर 2 गवर्नेंस से रिलेटेड है और पेपर 4 में भी इसका इनडायरेक्टली रेलिवेंस जो है वो स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन में एथिकल पर्सपेक्टिव से नजर आ सकता है। तो आइए हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, और मैं जो आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर भी बताना है। अभी मैंने पिछले कमेंट्स जो है वो देखे थे तो उसमें आंसर्स वगैरह ज्यादा नहीं आए थे, तो अभी मैं कमेंट्स नहीं ले रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में लूंगा। ठीक है, माइक वगैरह चल रहा है सही? हाँ ठीक है, माइक वगैरह सही चल रहा है। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो पहले तो लिख लो आप नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025। ये चीज नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली चीज तो आप नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 ये हेडलाइन बना लीजिए। पहली बार ये पॉलिसी जो है वो 2021 में आई थी, तो ये पहला पॉइंट जो है वो लिखिएगा। स्पोर्ट्स की इससे पहले जो पॉलिसी आई थी वो 2021 में आई थी, ओरिजिनल पॉलिसी 2001। और अब 2025 में नए ग्लोबल और डोमेस्टिक चैलेंजेस के बेस पर इसे अपडेट किया गया है। यानी कि 2025 का ये अपडेटेड वर्जन जो है वो हम लोग को इस पॉलिसी का जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, बस इतना सिंपल चीज। अब नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी कंट्री के अंदर स्पोर्ट्स को और बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। इसमें अपडेट जो है वो क्या किया गया है, इसमें बेसिकली इंडिया को ग्लोबल स्पोर्टिंग लीडर जो है वो बनाना है। ये मेन ऑब्जेक्टिव इसका हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ये लिख लो आप, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, ग्लोबल स्पोर्टिंग लीडर, कि भारत को वैश्विक खेल नेतृत्व में रूपांतरित करना, ट्रांसफॉर्म करना इंडिया को, कि इंडिया जो है वो लीडर बन जाए स्पोर्ट्स की फील्ड में। ये क्या हो रहा है? हाँ ठीक है। और 2036 ओलंपिक्स जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए इंडिया को रेडी करना। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2036 ओलंपिक्स गेम्स के लिए इंडिया को रेडी करना। तो ये दो चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी जो है वो तैयार की गई है। गॉट इट? क्लियर? बस इतनी सी चीज बस आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ध्यान में रखनी है। इसमें इन्होंने जो है वो 5 पिलर्स पर जो है वो टारगेट करने की जो है वो बात करी है। ये स्ट्रेटेजिक विजन है इनका, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। पहली चीज तो हमें ग्लोबल स्टेज पर यानी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जो है वो एक्सेलेंस पर काम करना है, बेस्ट टू बेस्ट चीजों पर काम करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है स्पोर्ट्स के लिए, राइट। सोशल डेवलपमेंट करना है कि सभी लोग यानी कि सभी समाज के लोग जो है वो स्पोर्ट्स की फील्ड में शामिल हो सके, राइट। और पीपल मूवमेंट के तौर पर स्पोर्ट्स जो है वो होना चाहिए, और एजुकेशन के अंदर स्पोर्ट्स को जो है वो शामिल करना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाई गई हैं। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये ध्यान में रखने की आपको उतनी कुछ खास आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब एक चीज देखो आप कि अब ग्लोबल स्टेज पर हम कैसे लेकर जाएंगे, यानी कि ग्लोबल लेवल पर जो है वो किस तरीके से हम लोग स्पोर्ट्स को ले जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो टैलेंट को अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई करना, कि जो टैलेंटेड जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल में ही आइडेंटिफाई कर लेना कि हाँ यार ये व्यक्ति जो है, ये बच्चा जो है या ये बच्ची जो है ये इस स्पोर्ट्स में जो है वो अच्छा कर सकती हैं, कर सकते हैं। तो उनको पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेना और उनको प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना। ग्रास रूट्स पे ग्रास रूट से यानी कि ग्राउंड लेवल से पोडियम तक एथलीट डेवलप करने की स्ट्रेटेजी, यानी कि स्कूल से लेकर वो इंटरनेशनल इवेंट्स तक स्पोर्ट पर्सन जो है वो जा सके, वो प्लेयर जा सके, उसको ले जाने तक की पूरी स्ट्रेटेजी बनाना। देखो लिखा हुआ है एलीट ट्रेनिंग सिस्टम जो है वो
ग्रास रूट टू पोडियम पाथवे तक का जो है बताया गया है, राइट। नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर्स, राइट। यहां पर एआई बेस्ड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स करना, आज की डेट में आपको पता होगा कि स्पोर्ट्स की फील्ड में भी एआई का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक प्लेयर उसकी रेगुलर परफॉर्मेंस कैसी होती है पता है, वो एक एआई एनालिसिस करके दे सकता है, और उसको कैसे इंप्रूव करना है और आगे बढ़ाना है, उसमें एआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आज की डेट में स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा है। एक विवेक ओबरॉय की एक वेब सीरीज थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा वेब सीरीज का। उस वेब सीरीज के अंदर जो है वो ये चीज बहुत अच्छे से दिखाई गई थी कि आज की डेट में जो एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, और बेसिकली ट्रेनर्स, उनकी एक अलग टीम होती है जो एआई के माध्यम से आइडेंटिफाई करती है कि इस पर्टिकुलर प्लेयर के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो सही रहेगी, तो उसको उस अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेन किया जाता है, उसकी बॉडी टाइप के हिसाब से और उस अकॉर्डिंग के हिसाब से। आर यू गेटिंग दिस? तो ये चीजें हैं, मुझे उसकी वेब सीरीज का नाम तो याद नहीं आ रहा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेशलाइज कोचिंग देना, न्यूट्रिशन देना, इंजरी मैनेजमेंट पर काम करना। आजकल तो फिजियोथेरेपी में भी स्पोर्ट्स वाली वो फिजियोथेरेपी वाली चीज आ गई है ना, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी सुना होगा आपने शायद, तो वो उन चीजों के लिए। तो ये चीजें हैं इसके अंदर। अब मैंने एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्यों कहा था, मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी यार कि ये जो फील्ड है स्पोर्ट्स की फील्ड, इसमें नेपोटिज्म का भी इशू बहुत बार कई बार होता है, फेवरेटिज्म का इशू, कि ये मेरा फेवरेट है, ये मेरे परिवार वाला है, इसको आगे बढ़ाओ, इसको हटाओ, राइट। कई बार करप्शन भी होता है ना, तो इन सब चीजों को भी एड्रेस करना है। तो इसलिए मैंने आपको बताया सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट एक होलिस्टिक अप्रोच, कि आपको हर चीज पर ध्यान देना है, राइट, इंडिविजुअल भी और कलेक्टिवली भी। अब हमें क्या करना है, हमें स्पोर्ट टूरिज्म को प्रमोट, पैसा चाहिए ना यार, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। तो यानी कि ये सभी पिलर्स हैं, इसको एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन जो है वो कर रहा हूं, हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक चीज है ये सिर्फ सुनने वाली होती है। स्पोर्ट्स टूरिज्म को प्रमोट करना, कि लोग आए हमारे यहाँ पर, स्टेडियम देखें, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हुए, जैसे होता ही है बड़े बड़े मैचेस कहीं पर होते हैं, तो स्पोर्ट्स के जो वो रहते हैं ना बिल्कुल फैन टाइप के लोग, जिनको बहुत पसंद है स्पोर्ट्स एकदम अलग लेवल पर, तो बिल्कुल स्टेडियम पे चले जाते हैं, है ना। तो वैसी चीज है। मेरठ जैसे स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग हब को सपोर्ट करना, जहां से बल्ले बल्ले और ये सब चीजें बन के आती हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इन सब चीजों पर जो है वो काम करना बहुत ज्यादा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे मैंने आपको बताया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर इनिशिएटिव, है ना, जैसे स्टेडियम को डेवलप करना। स्टेडियम के अलावा पता है मेन चीज क्या है, आपके क्या दिमाग में आ रही है कि स्पोर्ट्स की फील्ड में मेन चैलेंज जो है वो सबसे बड़ा क्या है, अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो देखो यार, गांव क्षेत्रों में स्टेडियम्स नहीं है, कुछ काफी सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर कोई एथलीट है, अगर स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर, अगर कोई बच्चा, कोई प्लेयर अगर किसी स्पोर्ट्स में जाना चाहे, और अगर वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर ट्रेनर्स नहीं, तो वो कैसे जा पाएंगे। तो इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो इस एरियाज में किया जाएगा, तो उससे बच्चों को जो है वो फायदा मिलने की संभावना है। अरे ये ऐसा क्यों बन जा रहा है यार, हटाओ इसको, चलो ठीक है। ये समझ में आ गया। स्पोर्ट्स को जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के एक ड्राइवर के रूप में जो है वो ट्रीट करना, कि भाई स्पोर्ट्स जो है उससे लोगों की आजीविका होगी, जैसे होती है। और जनरली पेरेंट्स लोग जो है वो क्या कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, स्पोर्ट्स पे मत जाओ, राइट। तो वो उस मानसिकता को भी बदलना है। आज की डेट में देखिए गेमिंग सेक्टर में कितने आगे जो है वो लोग बढ़ गए हैं, काफी सारे सेक्टर्स में। स्पोर्ट्स में तो बहुत पैसा है भाई, एक बार जो है वो उस लेवल तक पहुंच जाओ, बट यस पहले क्षमता देखना जरूरी है, कि पता लगे पढ़ाई से बचने के लिए बच्चा जो है स्पोर्ट्स पे तो नहीं जा रहा है, कोशिश कर रहा है। पहले क्षमता देखो, अगर है उसके अंदर कैपेबिलिटी तो यस बनाओ। जैसे मेरा छोटा भाई है, वो म्यूजिक की फील्ड से बिलोंग करता है, मैंने घर पे लड़ाई लड़ी थी, फिर घर वालों ने समझा कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है, वो आज की डेट में म्यूजिक प्रोड्यूसर है, लंदन बैठा हुआ है, राइट। तो वो चीज है, तो जिसका जो जिस चीज में जो मन होता है ना, उस पर उसको वो करना चाहिए। जब मन ही नहीं है, अगर आप पेरेंट्स के दबाव में आकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो ना, तो यू आर डूइंग रॉन्ग विद योर सेल्फ एंड विद योर पेरेंट्स ऑल्सो। उनको समझाओ कि भाई, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी टाइम मांगती है, पेशेंस मांगती है। अगर आप किसी के दबाव में आकर ये तैयारी कर रहे हो तो दैट इज बैड। बट हाँ, ये तैयारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर दबाव में आकर कोई आपसे तैयारी करवा रहा है, बट आपने अगर समझ लिया कि इसका गेम कितना बड़ा है, इसमें आपको कितनी पावर मिलेगी, तो मजा आएगा। बट अगर आपको मजा नहीं आ रहा है इस चीज में, तो मत करो। ये मेरा बिल्कुल क्लियर रहता है कि अपना भी टाइम बचाओ, अपने पेरेंट्स का भी टाइम बचाओ भाई, समय रहते चीजें कर लो। अब स्पोर्ट्स एज अ सोशल डेवलपमेंट, महिलाओं को शामिल करना, ट्राइबल लोगों को शामिल करना, दिव्यांगजन के लिए स्पेशल पॉलिसीज बनाना, है ना,
मलखम, मलखम मुझे कोई बता सकता है कि कहाँ का गेम है ये? एक बार स्टेट पीएससी पूछ चुकी है इसके बारे में। मलखम कहाँ का गेम है ये? कौन सी स्टेट का गेम है? खो खो, इनको रिवाइव करना, ये ट्रेडिशनल गेम्स है। कम्युनिटी आइडेंटिटी और एम्पावरमेंट का एक टूल है स्पोर्ट्स, है ना। कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर समुदाय जो है वो स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से जाना जाता है। फिर युवा एंगेज करेंगे तो यूनिटी जो है वो बढ़ेगी, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, एम्पावरमेंट, यूनिटी, डेवलपमेंट का ये मतलब कम्युनिटी में। देखो समाज में यही तो होता है कि लोग जो है वो आपस में खेलते हैं, मिलते हैं, राइट। तो इससे एक यूनिटी बनती है, तो ये एक यूनिटी का भी टूल है। तो ये है सोशल डेवलपमेंट, तो स्पोर्ट्स से सोशल डेवलपमेंट होता है। फिर पीपल मूवमेंट, कैंपेन्स जो लॉन्च हुए जैसे खेलो इंडिया, फिट इंडिया, कि भाई स्पोर्ट्स में आप रहोगे तो आप फिट रहोगे। किसी ने, कोई ना कोई व्यक्ति को स्पोर्ट्स है वो करना चाहिए। जैसे जब आप अकेडमी जाओगे सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करके, तो आपको पता है मॉर्निंग में सबसे पहले आपको यही सब चीजें रूटीन सिखाया जाएगा, राइट। कि आपको जो है बाहर जाके वॉक करना है, यानी कि आपकी दिन की शुरुआत ही होनी चाहिए कि बाहर जॉगिंग करते हुए, वॉक करते हुए, कोई ना कोई स्पोर्ट्स फील्ड करते हुए, स्विमिंग करते हुए, कुछ ना कुछ, है नहीं। जरूर आप देखिए ना, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है ना, आप देखिएगा उनकी हैबिट बन चुकी है, वो आपको सुबह किसी ना किसी जिम में या वॉक करते हुए वो नजर आएंगे कहीं ना कहीं, राइट। जैसे मैं स्विमिंग पहले जाता था तो मुझे एक ब्यूरोक्रेट मिलते थे रेगुलर बेसिस पर, वो सीनियर ब्यूरोक्रेट थे यार वही, क्योंकि उनके साथ एक कोई व्यक्ति आता था और कॉमन मैन को, जैसे कि मैं था उस समय, हम लोग को छोटा था मैं जब जाता था, तो हम लोग को अलग कर दिया जाता था कि हटो हटो साइड हटो, सीट वीडियो याद दी जाती थी। और वो बिल्कुल एक वो लगाते थे, लेंथ लगाते थे, बिल्कुल एक जगह से बिल्कुल दूसरी जगह तैरते हुए जाते थे, फिर वापस आते थे, एक बंदा उनके साथ ऊपर चलता रहता था। वो ज्यादा नहीं, 5-6 लैप लगाते थे, और फिर उसके बाद जो है वो निकलते थे, उनका जूस रेडी रहता था कि ये लीजिए सर, और बढ़िया पीते पीते जाते थे। फिर मैंने फिर कुछ समय बाद उनसे बातचीत करना शुरू किया। और हाँ, किसी को आने भी नहीं देता था वो, उनके साथ जो अब सिक्योरिटी था, पता नहीं क्या था वो व्यक्ति, उनका प्राइवेट गार्ड बोलोगे आप, वैसे तो सरकारी सिक्योरिटी नहीं थी उनके पास, रिटायर्ड हो गए थे शायद वो। अब इतना मुझे आइडिया नहीं है, मैं बहुत छोटा था उस समय, बट मैं मिला जरूर था उनसे एक बार। वो जूस के लिए मिला था कि ये कौन सा जूस पीते हो आप ये पूछा था मैंने उनसे। मैं था उस समय, मेरे ख्याल से शायद सिक्स सेवन्थ में था शायद, मैं फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ऐसा कुछ था। तो ये चीज, तो यूनिवर्सल एक्सेस लोकल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का, कि भाई जितनी भी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है ना, तो उसका एक्सेस सभी के पास जो है होना चाहिए। ऐसे प्लान्स बनाए हम लोग कि सभी सेंटर्स में जो है वो प्रॉपर पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए। अब भाई गेंद ही नहीं है, बल्ला ही नहीं है किसी सेंटर में, तो फिर कैसे क्रिकेट खेला जाएगा। लोकल बॉडीज को इनकरेज किया जाए ग्रास रूट लेवल पर, जैसे कि पंचायत हुई, है ना, ये सब बॉडी। फिर एजुकेशन में इसको शामिल करना है, राइट, और स्पोर्ट्स को करिकुलम का पार्ट जो है वो बनाया जाएगा। तो यही है बेसिकली नई पॉलिसी जो स्पोर्ट्स की अब हम पढ़ रहे हैं 2025 की, उसमें ये सब चीजें शामिल की जा रही है। हर लेवल पे ट्रेंड फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स होंगे, है ना। ड्यूअल करियर सपोर्ट होगा स्टूडेंट और एथलीट्स का भी। स्पेशलाइज स्पोर्ट्स स्कूल्स प्लस एकेडमिक फैसिलिटीज भी होंगी, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए स्पेशलाइज स्कूल भी बनाने की प्लानिंग की जा रही है इस नए प्लान के थ्रू, राइट। ठीक है, बस यही है। टेक ड्रिवन गवर्नेंस को जो है हम लोग को लेके आना है, एआई टूल्स को जो है शामिल करना है, जो मैंने भी आपको जो है बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, इंडिया को 2036 तक, ये मैंने आपको लिखवा दिया, एक ओलंपिक रेडी नेशन जो है बनाना है। कोचिंग, न्यूट्रिशन, इवेंट मैनेजमेंट में जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करना है। स्पोर्ट्स को हेल्थ, एजुकेशन, अर्बन प्लानिंग के साथ भी लिंक करना है, और ये एक बेंचमार्क पॉलिसी मॉडल जो है वो बनेगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। ठीक है, बस जो चीज लिखने की थी वो मैंने आपको जो है बता दी। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, क्वेश्चन इसका आंसर दो। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 जो है वो किस पुरानी पॉलिसी को रिप्लेस करके बनाई गई, यानी कि ओरिजिनल पॉलिसी कब बनी थी इसकी, इससे पहले जो पॉलिसी बनी थी, बताओ कमेंट बॉक्स में उस ईयर का नाम, ईयर लिखकर। तो ये खेल नीति नहीं है, बल्कि एक विजन है जिसमें गवर्नेंस, इकोनॉमी, सोसाइटी सबको ध्यान में रखा गया है, राइट। तो एक अच्छा मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है ये, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब जो दूसरा टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूं, अच्छा यार एक काम करो, इसी जो पहला वाला टॉपिक है ना, उसके अंदर ये लिख लो 5 पिलर्स, 5 ऐसे लिख लो, 5 पिलर्स, 5 पिलर्स ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, ऐसे एक सर्कल बना दो, ये देखो ये दिख रहा है, ठीक है। फिर 5 पिलर्स में ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 ये एरो बना दो, ठीक है। ये कर लिया आपने। अब यहां पर एक जगह पर जो है आप लिखो एक्सेलेंस, एक्सेलेंस पर काम करना है कि भैया बच्चे जो है वो बिल्कुल स्पोर्ट्स की फील्ड में एक्सेलेंट बने। एक्सेलेंस, ठीक है, EXCELLENCE, एक्सेलेंस, EXCELLENCE, एक्सेलेंस।
फिर दूसरा आप लिखो इकोनॉमी, हमें इकोनॉमी पर जो है वो टारगेट करना है, अर्थव्यवस्था पर पैसा चाहिए भी ना, जैसे स्पोर्ट्स टूरिज्म वगैरह के थ्रू है ना पैसा कमाएंगे हम लोग, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को जो है इन्वॉल्व करेंगे, इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, जीडीपी, स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट को जीडीपी से भी लिंक करो, है ना, तो ये इकोनॉमी के अंदर आ गई पूरी, सिर्फ सिंपल इकोनॉमी बस लिख दो, है ना, दूसरा पिलर इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं। तीसरा लिख लो सोसाइटी, समाज, सोसाइटी पे काम करेंगे। चौथा लिखो पीपल्स मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट, जैसे खेलो इंडिया कैंपेन हुआ कि भाई फिट इंडिया, है ना, कि मूवमेंट के तौर पर जो है वो उसको बनाना है कि भाई एक बिल्कुल आंदोलन होना चाहिए कि लोग जो है वो फिट रहें, स्पोर्ट्स की फील्ड में इंटरेक्ट करें। एक और लिख लो आप, यहां पर लिख लो एजुकेशन, एजुकेशन, स्पोर्ट्स को एजुकेशन के साथ लिंक करना है। तो देखो आपने 5 पिलर भी लिख दिया और इस तरीके से आपने नोट्स बना लिए अपने, बस दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। अब जो टॉपिक बताने जा रहा हूं उस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कस्टोडियल वायलेंस। ये कई बार आता है, आपने सुना होगा कि जेल में जो है वो एक व्यक्ति की मौत हो गई, और जब ऐसा कुछ होता है ना तो एडमिनिस्ट्रेशन की बैंड बज जाती है, हायर लेवल के ऑफिसर्स जो होते हैं ना वो खा जाते हैं जेलर को कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि वो इंचार्ज रहता है, पूरा सस्पेंड हो जाता है तुरंत। क्या सीसीटीवी कैमरास हर पुलिस लॉकअप में लगने चाहिए? आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ, क्या सीसीटीवी कैमरास हर पुलिस लॉकअप्स में होने चाहिए? क्या बोलते हैं आप? अट्ठाईस जून 2025, लिखना नहीं है कुछ, है ना, सिर्फ सुनना है इस टॉपिक को। तमिलनाडु के शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में अजीत कुमार, एक सिक्योरिटी गार्ड की कस्टोडियल डेथ हो गई। एक व्यक्ति है अजीत कुमार नाम का, उसकी जो है वो डेथ हो जाती है, सिक्योरिटी गार्ड था ये व्यक्ति बेचारा, लॉकअप के अंदर मर गया। मद्रास हाईकोर्ट ने इस केस में पता है क्या कहा? ये पढ़ो, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको इतनी बेरहमी से मारा गया है कि किसी मर्डरर के अटैक से भी ज्यादा थी। देखो लिखा है, टिप्पणी की है कि मृतक को पहुंचाई गई चोटें किसी हत्यारे द्वारा भी नहीं दी जाती, यानी कि कोई मर्डरर है वो अटैक करता है तो इस तरीके से नहीं करता जिस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर अटैक हुआ। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई और वहां के चीफ मिनिस्टर ने जो है माफी मांगी उसकी मम्मी से जिसकी डेथ हुई है। सोचिए आप, कस्टोडियल डेथ। तो आओ कॉन्सेप्ट समझते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, पॉलिटी में पढ़ाया जाता है ये कॉन्सेप्ट आपका। जब किसी व्यक्ति की मौत पुलिस, जुडिशियल या मिलिट्री कस्टडी में हो, चाहे वो नेचुरल हो या अननेचुरल हो, इसमें इलनेस, सुसाइड भी इंक्लूड होता है, यानी कि किसी ने अंदर सुसाइड कर लिया, इसलिए तो अंदर जो कैदी वगैरह जो होते हैं उनकी पूरी जांच पड़ताल क्यों की जाती है कि उनके पास एक ब्लेड भी नहीं होनी चाहिए कि वो सुसाइड ना कर ले। सुसाइड कर लेंगे तो भी पूरा जो विभाग है उनके ऊपर जो है वो बात आ जाएगी। तो भैया बहुत कहानी बहुत खराब है। तो अब सुनिए, ये देख लो आप, ये ट्रेंड रिपोर्ट, डेटा वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं। तमिलनाडु के अंदर 490 कस्टोडियल डेथ, ये 2016 से 2022 का डेटा है, ये दिख रहा होगा आपको। 490 कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा साउथ इंडिया में तमिलनाडु में हुई है। ऑल इंडिया की बात करें तो 11,656 डेथ हुई है। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा 2630 डेथ हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। एनएचआरसी की रिपोर्ट जो है वो देखो क्या कह रहा है 2021-22 का कि 2150 जुडिशियल डेथ हुई है पूरी इंडिया में, 155 पुलिस डेथ्स पर सिर्फ 0.23% केसेस में एक्शंस लिए गए। मतलब कि डेथ इतनी रिकॉर्ड हो रही है कस्टोडियल, बट एक्शन जो है वो बिल्कुल भी नहीं लिए जा रहे हैं। 123 पुलिसमैन को जो है वो अरेस्ट किया, 79 चार्जशीट जो है वो पेश की गई, यानी कि कोर्ट में जो है वो चार्जशीट लाई गई, बट किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया, किसी के ऊपर भी कार्रवाई हुई, बट किसी के ऊपर भी वो नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, अरेस्ट वगैरह, कि किसी को भी दोषी जो है वो करार नहीं किया गया। 345 मैजिस्टेरियल या जुडिशियल इंजरी भी हम लोग को जो है वो देखने को मिली। ये देखो एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, 123 पुलिस ऑफिसर तो अरेस्ट हुए, चार्जशीट फाइल हुई, बट कुछ नहीं हुआ। तो क्या ये सिस्टमैटिक फेलियर लग रहा है आपको? यस, सिस्टमैटिक फेलियर ही है ये। कई बार खुन्नक में आके भी चीजें हो जाती है, पता है आपको, गुस्से में, कि घूर कैसे रहा अपराधी। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं,
मैक्सिमम केसेस होता है, ये चीज किस लेवल पे होती है, ये थाने वाले लेवल पे होती है मैक्सिमम केसेस पे। क्यों, ये मैंने तो खुद ऑब्जर्व किया, देखा हुआ है, मुझे अच्छे से याद है। 2020, 20 नहीं, नहीं है 20 नहीं यार, 2011-12 की बात थी। हाँ 2011-12, सॉरी 2011-12, क्योंकि उस समय मैं एक पॉलिटिकल विंग से कनेक्टेड था और मैं गया था वहां पे कोलार थाने, मतलब यहीं पर एक हमारे यहाँ पे एक थाना है, कोलार थाने गया था। तो वहां पर एक पुलिस अधिकारी जो है वो अंदर एक कैदी को बम बम मारे जा रहा, टाय टाय टाय, मतलब वो बेचारा चिल्लाए जाए कि आऊ आऊ। और आपको पता है आर्टिकल 22 के तहत किसी को मारना अलाउड नहीं होता, बट मारते हैं भाई, बहुत मारते हैं ये। इनके पास एक पट्टा होता है जिसमें लिखा रहता है सच बोल पट्टा। पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ ही मैं इन सब चीजों का। तो बहुत आवाजें आई, डाय डाय। इतने में जो आया एक सीएसपी, सीएसपी आपको पता होगा ना, तो सीएसपी आए इतने में, सीएसपी आए थे या एसपी आए थे मुझे एकदम याद नहीं आ रहा। तो वो आए, वो पहले तो उन्होंने आवाज सुनी कि आवाज क्या की, फिर वो भगते ऊपर गए और चिल्लाया अधिकारी को, मेरे ख्याल से शायद ऐसा ही था वहां पे, उसको चिल्लाया कस की, क्या चल रहा है ये, क्यों मार रहे हो उसको, छोड़ो, आइंदा से हाथ नहीं लगाया जाएगा। हायर पोस्ट के अधिकारी, जैसे कि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हाई पोस्ट, आपको पता होता है कि भाई इस चीज के परिणाम जो होते हैं वो बहुत खराब हो सकते हैं। अगर कल को उसकी डेथ हो जाए तो पूरा प्रशासन जो है उस पर बदनामी हो जाएगी, समझ लो। और जवाब तो बड़े अधिकारी को देना पड़ेगा, फिर छोटे अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है, और क्या। 74 केसेस फाइल हुए 5 सालों में, इलीगल डिटेंशन, टॉर्चर, डेथ के। सोचिए आप, सिर्फ 3 ही कन्विक्शन हम लोग कहने की 3 के खिलाफ ही कार्रवाई हुई इतने में से। तो रूल ऑफ लॉ है या फिर रूल बाय फोर्स है ये? तो रूल बाय फोर्स ही नजर आ रहा है वैसे तो। रीसेंट कस्टोडियल डेथ के नाम वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं। अभी तो लेटेस्ट तमिलनाडु के अंदर अजीत कुमार है, फिर ऐसे ही नरेंद्र दीप सिंह आपको जो है वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ऊपर देखते जाओ। लॉकअप में इनकी मृत्यु हो गई, फैमिली को टॉर्चर किया गया, राइट, सीबीआई इंक्वायरी डिमांड की गई। सोमनाथ सूर्यवंशी की अगर बात करें महाराष्ट्र के, तो लॉ स्टूडेंट था, जुडिशियल कस्टडी में डेथ हो गई, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ। एक ट्राइबल युवा था 2024 मध्य प्रदेश के अंदर, उसकी शादी वाले दिन ही जो है उसकी कस्टडी में उसको मार दिया गया, डेथ हो गई। एक और केस तमिलनाडु का 2022 का, बाप बेटे को जो है वो टॉर्चर किया गया, लेड टू डेथ। ऐसे ही 2023 तमिलनाडु के अंदर ज्यादा केसेस हम लोग को देखने, आईपीएस ऑफिसर जो है उन्होंने जानबूझकर एक युवा को जो है वो टॉर्चर किया, ठीक है। हालांकि हाई लेवल के ऑफिसर्स करते नहीं, कम कम केसेस होते हैं, वो फिर वो ईगो में आके हो जाता है, चीज है, बट नहीं होना चाहिए, दिस इज अगेंस्ट द लॉ, है ना। बट आप बोलोगे कि सर कई बार ऐसे मुजरिम आते हैं कि उनको दिमाग ही खराब हो जाता है जब देखते हैं हम लोग की साला रेप करके आया है, तो मन करता है कि पीटो उसको, होता है ये, पीटा भी आता है, बट ये चीज एग्जाम में लिखने वाली नहीं है ना, ये करने वाली है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये चीज ध्यान में रखो भाई, कुछ चीज बोलने वाली नहीं होती, करने वाली होती है। तो जब, और ये चीज इंटरव्यू में मुस्कुराहट में होगी आपकी और पैनल के बीच में, यानी कि जब आप पूरी तरह से ट्रेन हो जाओगे, प्रीलिम्स मेंस निकाल चुके होगे, और जब इंटरव्यू में बैठोगे ना, क्योंकि दिस इज योर ट्रेनिंग, दिस इज नॉट योर प्रिपरेशन। जो लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हो, प्रिपरेशन नहीं है भाई, दिस इज योर ट्रेनिंग। अपने आप को बोलो कि मैं ट्रेन हो रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तभी तो एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। दिस इज योर ट्रेनिंग, दिस इज नॉट योर प्रिपरेशन। सिविल सर्विसेज ब्यूरोक्रेट बनाता है भाई, ऑफिसर्स बनाता है, और ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, प्रिपरेशन नहीं होता। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आज से बोलना शुरू कर दो कि, और कमेंट बॉक्स पे लिख भी दो कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं, आई एम अंडर ट्रेनिंग, क्योंकि एग्जाम निकालना है भाई। माइंडसेट सॉलिड रखो। होता है भाई, कई बार ऐसा भी आप लोग के साथ भी होगा, कई केसेस में मजबूरन आपको पीटना ही पड़ेगा किसी को। अब सामने वाला व्यक्ति बोल ही नहीं रहा है, कोई पता लगे आपके पास एक हाई प्रोफाइल कोई केस आ जाए, राइट, जिसमें आपको सामने वाले, आपको पता है कि ये सारा सस्पेक्ट है और उसको पता है, कोई किडनैप का केस आ गया जैसे फॉर एग्जांपल किडनैपिंग का, कि इसको पता ही किसने कहाँ छुपा के रखा, किडनैपिंग कर रखी है, किसके थ्रू हुई है किडनैपिंग, पर जानता ही बता नहीं रहा है। तो ऐसे किसी मुजरिम से पूछोगे कि बेटा बता दो, तो बताएगा तो है नहीं, तो डंडा तो रखना ही पड़ेगा हाथ में, तो करोगे आप लोग। बट हाँ, ये चीज इंटरव्यू में पूछी है या मेंस में लिखने के लिए आया, तो ये चीज बिल्कुल डिनाई करना है। बोला नहीं, वी हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, वी हैव टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन। बट जब करने की बात हो तो करना। तो मैंने आपको बोला ना, सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट, बोलना कुछ और है, करना कुछ और है ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज में ये अप्लाई होता है, सब चीज में अप्लाई नहीं होता।
कुछ चीजों में अप्लाई होता है। तमिलनाडु में 2022 में 38.5% प्रिवेंटिव डिटेनी शेड्यूल कास्ट के थे। तो कास्ट वाला इशू भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। यहां पर कास्ट बायस को हाईलाइट कर रहा है, ऐसी चीज है कि सिस्टम जो है वो कास्ट के प्रति जो है वो बायस्ड है। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर साइन किया हुआ है पर अब तक रेक्टिफाई नहीं किया। ये लिखने वाली चीजें लिख लो आप। क्वेश्चन ये बन सकता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर यूएनसीएटी, क्या हमने साइन किया है? तो यस हमने साइन किया। क्या हमने रेक्टिफाई किया? क्या उसको लागू किया? नहीं, नो, नॉट येट। लिख लीजिए प्लीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वाला पॉइंट। 273 लॉ कमीशन की रिपोर्ट 2017 की, इसने एंटी टॉर्चर लॉ रिकमेंड किया बट अब तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लिख लो। आपको अगर 273 ये नंबर याद नहीं आ रहा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, मेंस में लिख सकते हो कि लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट थी, और ईयर भी याद नहीं आ रहा तो भी चलेगा, बट नोट्स में लिख लो जरूर दोनों। तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि भैया एंटी टॉर्चर कानून लेकर आइए। ये देख लो, अच्छे से लिख लो इसको। अरे यार ये फिर छोटा हो गया यार। अच्छा ये यहां से हो रहा है, ओके 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 ओके। अच्छा ये सिस्टम है इसका। यार ऐसा कर देता हूँ मैं ना, अभी दिखाई तो दे रहा होगा आपको आई थिंक, है ना? आपको तो वैसे ही मेरी बातों पर ज्यादा फोकस करना है। ये पता नहीं कुछ किसी चीज पे क्लिक हो गया मुझसे गलती से, और ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको, ये वाली चीज, ये जो मैं आपको बता रहा था, है ना? ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये इतनी स्क्रीन में अच्छा लग रहा है ना, इतनी स्क्रीन में मेरे ख्याल से दोनों चीज दिख रही होगी आपको। छोटा हो गया थोड़ा, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। सीसीटीवी पोस्टमार्टम डिलेज और एविडेंसेस टेम्परिंग कॉमन है। मेरे ये केस में हुआ था। मेरे एक केस में पूरी मैंने सीडी बनाकर जो है वो रखी थी, डीवीडी बना के रखी थी पूरे अपराधियों की जितनी भी गतिविधियां थी उसकी, और इन लोगों ने जो है वहां से सीडी घुमा दी। सीडी फिर आई करीब 6 महीने बाद, 6 महीने 1 साल लग गया था सीडी, सिर्फ सीडी ढूंढने में। रिकॉर्ड रूम से इन्होंने सीडी गायब करवा दी थी। तो मैं लड़ लिया था, मैंने कहा नहीं भाई, सीसीडी तो मेन एविडेंस है हमारा, उसमें पूरे अपराधियों की पूरी जाल साजिशी डली हुई है। तब फिर 1 साल बाद सीडी आई। होता है भाई, ये बहुत कॉमन चीज है। आप जब घुसोगे ना सिस्टम में देखोगे, मैंने तो देखा हुआ है, पूरा परखा हुआ है सिस्टम को, तो आपको पता लगेगा क्या क्या होता है। रात में 2 बजे मुझे पुलिस वाले ने बुलाया था कि तुम्हारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाओ। मैं डॉक्यूमेंट्स घर पे ही रख के अकेला पहुंच गया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वहां पे जाऊंगा मुझसे डॉक्यूमेंट छीन लिए जाएंगे बिना, क्योंकि वहां पे बोला, पूछा मुझसे डॉक्यूमेंट कहाँ है, थाने गया तो गाड़ी में रखे, तो बोलते ले आओ कल जब्ती करा लेना। और अभी तो हो नहीं पाएगी क्योंकि अभी वो अधिकारी बैठा नहीं, कल आराम से आके जब्ती कराना, अभी रखवा दो। मैंने कहा नहीं भाई, जब्ती होगी तभी मैं करवाऊंगा, वरना नहीं करवाऊंगा। ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए मेरे पास पूरी चीजें। तो बड़े गुस्से में देख रहा था कि तुम हमें क्या ऐसा वैसा समझ रहे हो। बोलते हैं भैया, ऐसे लोग भी बोलते हैं, अपने आप को बिल्कुल ऐसा दिखाते हैं कि बिल्कुल सच्चे हैं। सिस्टम में घुसोगे ना तब आपको पता लगेगा कि क्या क्या कमियां हैं। अभी तो ठीक है, अभी तो पढ़ रहे हो, और जल्दी घुस जाओ 1-2 सालों में, मजा आ जाएगा। डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस, अरेस्ट मेमो प्लस मेडिकल चेकअप मैंडेटरी है भैया। आर्टिकल 22 पढ़ते हो ना आप, डी के बासु गाइडलाइंस, वो यही है। डी पॉलिटी के अंदर आई है। पॉलिटी की मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7th क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी में आपने पढ़ी होगी, डी के बासु गाइडलाइंस। फिर एक ऐसे ही क्या लिखा है, नीलबटी बेहरा वर्सेस ओडिशा का केस, स्टेट ऑफ ओडिशा। आर्टिकल 21 में कंपनसेशन मिलना चाहिए, कस्टोडियल डेथ होती है तो कंपनसेशन मिले। पीयूसीएल, अरे ये वाला भी केस बड़ा बड़ा था। पीयूसीएल, पीयूसीएल का भी ये केस आप सुनते हो, ये लिख लो भैया। पीयू लिखना नहीं, ये पॉलिटी में आ जाएगा, अभी मत लिखो, छोड़ो। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2005 का है। इसमें यही कहा गया कि सीसीटीवी कैमरा जो है वो लॉकअप में लगाओ। अब तो लगे हैं काफी सारे लॉकअप्स में चालू कर दिए, स्मार्ट पुलिस स्टेशन बना दिए ना लोगों ने। रिकस्टोडियल वायलेंस में ये कहा गया था कि भाई सीसीटीवी के सामने जो है वो रिपोर्ट देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी स्टेट्स को कि सबमिट करो कंप्लायंस रिपोर्ट की, सीसीटीवी कितने मतलब सीसीटीवी के लिए रिपोर्ट्स कि कितने स्टेशंस में सीसीटीवी आपने लगाई है। तो बस मेन चीज भाई यही है कि हम लोग जो है वो एंटी टॉर्चर कानून जो है वो उसको लागू करें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। यूएनसीएटी को रेक्टिफाई करें, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को सुओ मोटू पावर्स जो है वो दी जाए, एनएचआरसी को,
कि भाई वो खुद से जो है वो कार्रवाई कर सके अगर इस प्रकार के केसेस सामने आते हैं तो। कस्टोडियल डेथ वगैरह के सीसीटीवी, बॉडी कैमरास, डिजिटल लॉग्स कंपलसरी बनाओ। करप्शन पता रुक जाएगा अगर बॉडी कैमरास हमारे पुलिस स्टेशन सभी पुलिस कर्मचारी के पास जो है वो लगा दिए गए ना, तो करप्शन काफी हद तक कम हो जाएगा, काफी हद तक। और दूसरी चीज, एक और चीज फायदेमंद ये होगी कि 24/7 मॉनिटरिंग जो है वो बॉडी कैमरास के थ्रू हो पाएगी काफी सारी जगहों पर जहां पर कैमरास अवेलेबल नहीं है। सख्ती हो जाएगी कि कोई भी अगर कानून तोड़ रहा है तो फिर वो 100-200 रुपए देकर, 500 रुपए देकर बचेगा नहीं। मतलब इवन मैं ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, बढ़ेगी तो बात अलग होती है। क्लियर पूरे पॉइंट? बस यही था इसके अंदर। फास्ट ट्रैक कोर्ट हम लोग सेटअप करें, देखो यहाँ पर दिया हुआ है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में। SC/ST एक्ट को स्ट्रिक्टली कंप्लाई करो, इस कानून को। शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो था ना 2019, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। SC/ST एक्ट 2019 का ही है ना भी, लेटेस्ट वाला प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 2019। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो सेटअप करो इस प्रकार के कस्टोडियल मामले को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने के लिए। तो ये सुनने वाली चीजें होती हैं, ज्यादा लिखने वाली जो है वो नहीं होती। ठीक है। एंटी टॉर्चर लॉ का जरूर जो है वो ध्यान में रखना। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन वाला जो मैंने आपको बताया ना, वो भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। एग्रो फॉरेस्ट्री रिफॉर्म्स से रिलेटेड ये टॉपिक है। एग्रीकल्चर जीएस पेपर 3 का ये टॉपिक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, है ना। तो एक ऐसी पॉलिसी रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे जो एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, रूरल इकोनॉमी, राइट, इन तीनों को इंपैक्ट करती है। एग्रो फॉरेस्ट्री रिफॉर्म्स, मॉडल टिम्बर रूल्स 2025, ये लिख लो। ये मत लिखना एग्रो फॉरेस्ट्री रिफॉर्म, ये लिखो, ऐसा लिखो, मॉडल टिम्बर रूल्स, मॉडल टिम्बर TIMBER टिम्बर रूल्स, मॉडल टिम्बर रूल्स 2025, ये लिखेंगे आप। मॉडल टिम्बर रूल्स 2025, ये है इसका बेसिकली मेन नाम। क्या आपके हिसाब से किसानों को अपने खेतों में बिना परमिशन के पेड़ काटने की आजादी होनी चाहिए? क्या ये अधिकार मिसयूज हो सकता है? बताओ, क्या किसानों को अपने अपने खुद के पर्सनल खेतों में बिना परमिशन के पेड़ काटने की आजादी होनी चाहिए? हाँ या ना? बस आज के कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बताओ। देखते हैं इस क्वेश्चन, ये ट्रिकी क्वेश्चन का आंसर जो है वो कौन दे पाएगा। मुझे लगता है कि शायद आपको थोड़ा कम दिख रहा है ना ये, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ यार। पर मैं बढ़ाऊं कैसे, पता नहीं कैसे ये हुआ था। हाँ अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, बढ़ गया, हाँ बढ़ गया चलो अब शायद सही दिख रहा है, इतना सही है मेरे ख्याल से, ये सही है, वो थोड़ा बहुत छोटा हो गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2025 में एक मॉडल टिम्बर फेलिंग रूल्स इशू किया। क्या इशू किया? मॉडल टिम्बर फेलिंग रूल्स। यहां पर ट्रीज की बात हो रही है, बट हम स्पेसिफिकली टिम्बर की जो है बात करेंगे, क्योंकि ये टिम्बर से एसोसिएट मिली देखो लिखा ना, टिम्बर रेगुलेशन। तो जो काम की चीज है उसी से रिलेटेड टॉपिक्स ऐसे नोट्स बनाओ। तो मैंने आपको क्या नोट्स लिखवाए? मॉडल टिम्बर रूल्स। अब आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि टिम्बर के पेड़ को नहीं काटना है भैया, चाहे कुछ हो जाए, है ना। कास्ट बोलते हैं ना उसको, कास्ट। तो वो चीज, पेड़ नहीं काटना है, पेड़ नहीं गिराना है। तो 2025 में ये मॉडल टिम्बर फेलिंग रूल्स है वो जारी किया गया अभी रिसेंटली, इसलिए ये टॉपिक हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। ये रूल्स 2014 की नेशनल ए फॉरेस्ट्री पॉलिसी के फ्रेमवर्क में आया है। अब इसके नेक्स्ट लाइन में जो है वो लिख लो, इट इज अंडर नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2024, ये लिख लो। ये पूरी चीज ये लिखा ना यहां तक, ये 2014 की इस नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी के अंडर लाया गया है। अब इसके नीचे एक एरो बना देना। अब मैं जो बोल रहा हूं वैसा लिखना, एम लिखो आप, एम, या फिर ऐसा कर सकते हो, एक ट्राइंगल बनाओ, यहां पर लिखो एम, यहां पर जो है वो लिखो प्रमोट एग्रो फॉरेस्ट्री, प्रमोट कृषि वानिकी प्रोत्साहन, हिंदी में ये लिखो, और इंग्लिश में लिखो प्रमोट एग्रो फॉरेस्ट्री। दूसरा यहां पर जो है वो लिखो रिड्यूस टिम्बर इंपोर्ट,
टिम्बर इंपोर्ट को, आयात को कम करना, टिम्बर आयात को कम करना। तीसरा लिखो क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन प्लस रूरल लाइवलीहुड, प्लस रूरल लाइवलीहुड, क्लाइमेट एक्शन प्लस रूरल लाइवलीहुड। गांव क्षेत्रों में लोगों की आजीविका पर काम करना और क्लाइमेट एक्शंस पर फोकस करना, कि जलवायु पर कार्रवाई करना। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? ऐसे नोट्स ऐसे बनने चाहिए बिल्कुल इजी में, एक बार देखो तो उसको अपन क्लियर हो जाए। ऐसे लिखोगे हर एक लाइन लंबी लंबी तो पढ़ नहीं पाओगे, नोट्स रिवाइज नहीं कर पाओगे। नोट्स बिल्कुल शॉर्ट होने चाहिए, फ्लो चार्ट में बढ़िया अच्छी तरीके से, समझे आप? इंडिया गाइस हर, अच्छा ये वाला पॉइंट अपना एक मिनट रुकना यार। हाँ, ये वाला पॉइंट, आज की रेट में हम इंपोर्ट करते हैं $2 बिलियन से भी ज्यादा के वुड के प्रोडक्ट्स हर साल। ये लिख लो, ये वाला पॉइंट ये लिखने वाला है, ये चीज मेंस में आप लिख सकते हो कि हम आज की रेट में भी $2 बिलियन के वर्थ का वुड प्रोडक्ट हर साल जो है वो इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं। सोचिए आप, हम वुड के प्रोडक्ट्स अपने देश में बुलवा रहे हैं $2 बिलियन की वर्थ के। और एग्रो फॉरेस्ट्री जिससे रिलेटेड ये रूल्स बन रहा है, इससे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं टिम्बर प्रोडक्शन में। किसानों को पेड़ ग्रो करने और बेचने के लिए सिंप्लीफाइड रूल्स दिए जाएंगे। तो मेनली हम टारगेट कर रहे हैं कि भाई किसान जो है वो पेड़ को बढ़ाए, उगाए, पेड़ काटे नहीं, क्योंकि ये रूल्स जो है वो फेलिंग ऑफ ट्री से रिलेटेड है ना। चीजें समझो, अब इसके फीचर समझो। अब आपको क्लैरिटी मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया है कि नियम जो है वो किसकी बात कर रहा है, कि पेड़ गिराने से रोकने की नियम बात कर रहा है, बट साथ ही साथ ये भी बात कर रहा है कि देखो आपको एक नई चीज पता लगी कि इतने हमें देश के अंदर देखने को मिलता है, इतने पेड़ हैं उसके बावजूद हम इंपोर्ट करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम काटते जा रहे हैं। तो हम काटेंगे नहीं, वो ग्रो करेगा, उसकी लकड़ियां निकलेगी, लकड़ियों काटो, उसको यूज करो उस तरीके से जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो मिल सके, लोगों की आजीविका बन सके, है ना। एक बार गिरा दोगे तो एक बार में खत्म कर दिया आपने, है ना। उससे पैसिव इनकम जनरेट करो ना। मेन गेम पैसिव इनकम का है कि वो लगातार आपको इनकम देता रहे। अब सुनना, NTMS पोर्टल के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है। NTMS मतलब नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये, अरे एक मिनट, हाँ ये नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और इसमें रजिस्टर करना होगा, डेटा इंक्लूड जो है वो किया गया है कि भाई लैंड की ओनरशिप किसके पास है, कौन सी पेड़ की प्रजाति है। इसमें देखो जियो डेटास वगैरह भी जो है वो शामिल करने की बात की जा रही है। अब इसमें सिंप्लीफाई किया गया ट्री कटिंग की प्रोसेस को। देखो, अगर आप 10 से कम पेड़ जो है वो गिरा रहे हो तो आपको एनओसी जो है वो मिल जाएगा, राइट। फोटो अपलोड करो, आपको ऑटोमेटिक एनओसी मिल जाएगा। बट 10 से ज्यादा पेड़ गिराने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, फील्ड वेरिफिकेशन होगा, फिर डिजिटल अप्रूवल होगा। तो यानी कि आप अगर 10 से कम पेड़ गिरा रहे हो तो उसके लिए आप सिर्फ फोटो जो है वो डाल दो, आपको ऑटोमेटिक एनओसी मिल जाएगा कि आपने पेड़ गिराया, उसके लिए आपको एनओसी दे दिया गया। बट 10 से ज्यादा पेड़ गिरा रहे हो तो वहां पर फील्ड वेरिफिकेशन होगा, यानी कि एक अधिकारी आकर जो है वो चेक करेगा और फिर देखेगा कि भाई सही है कि नहीं है ना। पूरी कार्रवाई करने के बाद ही फिर वो आगे बढ़ेगा। ठीक है। अब स्टेट लेवल कमेटी की बात करें तो यहां पर बताया गया कि एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोशन और टिम्बर मूवमेंट को मॉनिटर करेगी स्टेट लेवल पर अधिकारी वगैरह। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करेंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे, है ना। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, सैटेलाइट इमेजेस ली जाएगी, जीपीएस टैगिंग होगी, गूगल अर्थ से मॉनिटरिंग करेंगे, है ना। तो मतलब सैटेलाइट्स और रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करेंगे, किसानों को रेगुलर अपडेट जो है वो मिलेंगी। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, इस कंटिन्यू जो है वो करते हैं। तो मैंने आपको जो है वो क्या बताया कि इसको जो है वो आपको मतलब नोट डाउन जो है वो करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है। पॉलिसी के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए, पेड़ गिराने से रोकने के लिए पॉलिसी है। अगर चाहो तो ये वाला पॉइंट जरूर लिख सकते हो आप, ये कि सिंप्लीफाइड है वो कर दिया है। ये वाला पॉइंट, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो जाती है। एक मिनट को, ये वाली ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो जाती है जो आप ये चीज मेंशन कर लो कि 10 से कम पेड़ गिराने के लिए जो है वो कोई भी मतलब एनओसी ऑटोमेटिक हो जाएगा और आपको जो है वो सिर्फ जियो टैग फोटो जो है वो अपलोड करनी है। ठीक है। और दूसरा, 10 से ज्यादा पेड़ अगर आप गिराओगे तो उसके लिए फील्ड वेरिफिकेशन जो है वो होगा और फिर उसके बाद अप्रूवल आएगा गिराने के लिए, है ना।
यानी कि आप पहले गिरा नहीं सकते, पहले आपको ऑनलाइन अप्रूवल मांगना पड़ेगा। तो ये चीज जो है वो आप मेंशन कर लो, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है। विकसित भारत 2047 के विजन को भी जो है फोकस किया जा रहा है कि रूरल एरियाज में लोगों को जॉब्स मिले, है ना, और हमें ग्रीन वैल्यू चेन जो है वो बिल्डअप करनी है। बहुत बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आप लिखो, रिक्लेम फ्रेमवर्क, टाइटल डालो आप, रिक्लेम फ्रेमवर्क। तो एक नई पॉलिसी इनिशिएटिव है जो कि इंडिया में माइनिंग सेक्टर कम्युनिटी जस्टिस, क्लाइमेट गोल्स और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए गेम चेंजर होने वाली है। रिक्लेम फ्रेमवर्क, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया है, लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड माइंस के द्वारा लॉन्च किया गया, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड माइंस, 4 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया है। रिक्लेम का फुल फोकस है, नेक्स्ट लाइन में जो लिखिए आप, माइन क्लोजर को इंक्लूसिव, जस्ट और पार्टिसिपेटरी बनाया जाए। इसको किस तरीके से जो आप लिखोगे कि ये यही लिख लो आप, ये थर्ड वाला पॉइंट पूरा लिख लो, ये थर्ड वाला पॉइंट जो जितना दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर से नीचे तक, ये स्टार्टिंग से ये एंड तक, ये पूरा लिख लो आप, कि उसका उद्देश्य है वो क्या है, कि माइनिंग अफेक्टेड कम्युनिटीज जो है, समझ रहे हो आप, ये पॉइंट जो है वो किस चीज की तरफ इशारा जो है वो कर रहा है। एक कहीं पर कोल माइंस है ना, कोल माइन के आसपास रहने वाली जो कम्युनिटी होती है उनको वहां से हटाना रहता है, रिहैबिलिटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। कई बार कम्युनिटी अफेक्ट होती है उस कोल माइंस के कारण, तो उनको सही मुआवजा मिल सके, सही जगह मिल सके, कंपनसेशन सही हो सके और टाइम पर हो सके, इसके लिए बेसिकली ये रिक्लेम इनिशिएटिव जो है वो लाया गया। देखो लिखा है, ट्रांजिशन फॉर माइनिंग अफेक्टेड कम्युनिटीज बाय फॉर्मलाइजिंग इंक्लूसिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग माइन क्लोजर एंड पोस्ट क्लोजर फेज। देखो क्लियरली लिखा है, उद्देश्य क्या है, खनन प्रभावित समुदाय के लिए न्याय संगत और समावेशी संक्रमण सुनिश्चित करना है, जिससे खदान बंदी और उसके बाद के चरणों में सामुदायिक भागीदारी को औपचारिक रूप से दिया जाना शामिल हो। ये तो यानी कि कुल मिलाकर जो अफेक्टेड कम्युनिटीज जो होती हैं, समुदाय जो होते हैं, उनके लिए है। और फ्रेमवर्क को डेवलप किया गया है कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर देखो ये मेंशन्ड है, सेकंड पॉइंट, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन के थ्रू, ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, इंडिया का ये पहला पीपल सेंट्रिक क्लोजर पॉलिसी फ्रेमवर्क है। ये क्यों माइन क्लोजर की जो बात हो रही है, मेरे ख्याल से आपके ऊपर से जा रही होगी, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं कि सर माइन खुल रही है तो समझ में आ रहा है कि लोग अफेक्ट हैं तो इधर उधर जाएं। ये माइन बंद होने से तो अच्छा ही है ना कि माइन बंद हो रही है। भाई लोग, अगर माइन कहीं पर भी शुरू होती तो लोग को रिहेबिलिटेट किया जाता, उसका कंपनसेशन तो मिलता ही है, उनको पहुंचाना है, ट्रांजिट करना है। बट माइन बंद होने से क्या इसका वो है संबंध। तो भाई देखो, कहीं पर माइंस खुली हैं मतलब लोगों को जॉब मिल रही है, माइन बंद हुई तो लोगों की आजीविका गई कि नहीं गई। पॉइंट टू बी नोटेड, वाई माइंड क्लोजर नीडेड, वाई दिस पॉलिसी नीडेड फॉर माइन क्लोजर, ऐसा लिख लो। खदानों के या खनन के या खदानों के बंद होने से इसका क्या तात्पर्य है, इस पूरी नीति का, इस पूरी पॉलिसी का। पहला पॉइंट, लाइवलीहुड लॉस, कि लोगों की आजीविका में नुकसान पहुंचता है। ये चीज शायद लिखी नहीं होगी यहां पर, ये मैं आपको जो है बता रहा हूं, आजीविका पर नुकसान पहुंचेगा। दूसरा हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि एनवायरमेंट डिग्रेड होता है, खदान बंद होने के बाद भी एनवायरमेंट जो है वो बुरी तरह से जो है वो डैमेज होता ही रहता है, क्योंकि उसने पूरे वहां के नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज को तो एक्सट्रैक्ट कर लिया ना, जो काम की चीज थी वो निकाल ली, तो एनवायरमेंट का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तीसरा, सोशल डिसरप्शन, ये देखो यहां पे भी लिखा है, सोशियो इकोनॉमिक डिसरप्शन माइंड डिस्क्लोजर के कारण हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये पहली ऐसी पॉलिसी जो है उन्होंने बनाई है कि जो माइन बंद होने के बाद जो लोग समस्या फेस करते हैं वो ना फेस करें, इसलिए रिक्लेम पॉलिसी इसलिए डिजाइन है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव माइन क्लोजर पर है, उस चीज को स्टार मार्क कर देना, क्योंकि ये चीज आपसे ज्यादा पूछेंगे लोग एग्जाम में।
ठीक है, तो बस इसके अंदर इसके फीचर्स में बस कुछ नहीं है, यही है कि कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करो, है ना, टूल किट्स प्रोवाइड कराओ, वुमेन SC ST मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का एक्टिव रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करो, पंचायती राज के साथ जो है वो इसको लिंक कर दो, ये तो लिखा हुआ है, लिंक करो उसको पंचायती राज के साथ, है ना। और जो चीज माइंस के कारण डैमेज हुई है उसको जो है वो रिस्टोर करो, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। पानी जो खराब हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश करो, रेजुविनेट करो वाटर रिसोर्सेज को, है ना, ग्रीन कवर वहां पर लगाओ, एफॉरेस्टेशन करो, क्योंकि माइंस के आने के माइंस ने वहां पर पूरी चीजों को खत्म कर दिया था, तो अब वो जब बंद हुई है, जा रही है, तो पूरी चीज जो है वो एक्टिवेट करो। फिर लोगों को अल्टरनेटिव लाइवलीहुड जो है वो प्रोवाइड कराओ, मतलब उनमें स्किल्स डेवलप करो, वोकेशनल ट्रेनिंग दो, जिससे कि लोग वहां पे रहने वाले लोग जिनका काम होता था माइंस के चलते, तो उनको जो है वो मिल सके, पैसा मिल सके, इनकम जनरेट कर सके। तो माइन क्लोजर जो है वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह जो है वो देखी जाए, राइट। इस चीज पर मेनली इन्होंने टारगेट किया, वल्नरेबल ग्रुप्स को जो है वो इंक्लूड करो, ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। मेन चीज जो समझने वाले कॉन्सेप्ट थे वो आप जो है वो समझ चुके हो, दैट्स इट। नेक्स्ट, अरे 1 बजने में बस 5 ही मिनट जो है वो दिखा रहा है मुझे, 46 मिनट हो गए हैं। नहीं, ये वाला टॉपिक और फटाफट जो है फिनिश कर देते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में जो है वो ज्यादा नहीं है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इकोनॉमी, फाइनेंशियल फ्रॉड, इसको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। देखो नाम से हमें आ रहा है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, आज की डेट में देखिए ना कितने फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के चलते लोगों से फोन करके OTP ले लिया जाता है, या फोन नहीं भी किया जाता तो मोबाइल पे एप्लीकेशन डलवा के हैक कर लिया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं खुद इसकी चपेट में आया था कुछ समय पहले, एक छोटी सी गलती और आपका पूरा डेटा जो है वो गायब, फिर आपसे डिमांड की जाती है कि इतना पैसा दो तो डेटा वापस मिलेगा, उस डेटा में कोई अगर सेंसिटिव डेटा रहा तो लग गया भैया। तो क्या आपको लगता है कि आपका मोबाइल नंबर कभी फाइनेंशियल फ्रॉड में यूज हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल यूज हो सकता है, किसी का भी। इसको बोलते हैं हैकिंग, साइबर फ्रॉड्स। 30 जून 2025 RBI ने एक एडवाइजरी जारी करी, एडवाइजरी इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट बट पता होना चाहिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सभी बैंक्स को कहा गया कि फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को अपने सिस्टम में शामिल करो, देखो ये लिखा हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, सभी लोग अपने सिस्टम में ये इंडिकेटर शामिल करो। क्या है ये, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इस स्टेप को वेलकम किया। API इनेबल्ड रियल टाइम डेटा एक्सचेंज से फ्रॉड डिटेक्शन इंप्रूव होगा, मतलब ये वो चीज बोल रहे हैं कि हम एक टेक्नोलॉजी पर काम जो है वो करेंगे, API इनेबल्ड रियल टाइम डेटा एक्सचेंज जो बैंक्स के बीच में होता है, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो है वो अलाउ करेगा कि अगर बैंक के सिस्टम में किसी प्रकार का कोई मालवेयर है या थ्रेट आया है, राइट, तो उसको तुरंत जो है वो डिटेक्ट कर लो और रिस्क को जो है वो कम कर दो। तो ये FRI है क्या, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, लिख लो आप, व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, क्योंकि यहां से लोग क्वेश्चन पूछेंगे। सिंपली ये लिखना कि ये क्लासिफाई करता है कि कितना रिस्की है सिस्टम, जो मोबाइल नंबर्स को क्लासिफाई करता है कि ये कितने रिस्की हो सकते हैं, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर से ही आपका बैंक जो है वो कनेक्टेड है, बोलो हाँ या ना। अब कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति जिसके बैंक में जो है वो 7-8 डिजिट के जो है वो अमाउंट जो है वो रखे हुए हैं, और उसका अगर मोबाइल नंबर जो है या मोबाइल जो है वो उसका हैक हो जाए, उसका नंबर के थ्रू OTP वगैरह जो ट्रांसफर होती है ना वो चीज हो जाए, तो सोचिए आप कि वो कितना रिस्की हो सकता है। तो ये बैंक को पहले इन्फॉर्म करेगा कि किसके मोबाइल नंबर्स कितने रिस्की हो सकते हैं फ्रॉड में आने से, और इवन बहुत सारे डेटास भी चेक करेगा। होता है ना जैसे आज की डेट में आपके कंप्यूटर वगैरह, आपके मोबाइल वगैरह भी, इवन गूगल भी हमें बता देता है कि आपका जो पासवर्ड है उसको चेंज कर लो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है वो दिखाई दिया गया, आपने देखा होगा ऐसा। तो उसी प्रकार का है और कुछ नहीं है। मोबाइल नंबर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहेगा, अगर नंबर किसी साइबर क्राइम या फ्रॉड से लिंक होता है तो उसका रिस्क लेवल जो है बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें करेगा ये इस तरीके से, यानी कि मोबाइल नंबर को जो है वो इवेल्युएट करेगा, है ना। मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट, जिसमें वो नंबर लिस्टेड होते हैं जो फ्रॉड लिंक्स, फेक KYC, मिसयूज के कारण डिस्कनेक्ट हुए हों, है ना, तो वो पहले ही बता देता है कि भाई ये फ्रॉड वाला नंबर है, तो इसको जो है वो अलग करो। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को ये ब्लॉक कर देगा या डिले कर देगा, या सेकेंडरी वेरिफिकेशन इनिशिएट करेगा API के साथ इंटीग्रेट करने में। तो ये सब इसके फायदे जो है वो हम लोग को
देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। कस्टमर को वार्निंग भी दी जाएगी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करो। भाई आजकल तो बहुत ज्यादा ही है, एफआरआई तो ऑलरेडी जो है वो काम कर रहे हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, आपका ट्रांजेक्शन ब्लॉक हो गया और बैंक की तरफ से फोन आया कि क्या आपने एक ट्रांजेक्शन किया है तो 1 नंबर दबाओ। किसके से ऐसा हुआ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताना। मेरे साथ तो हुआ है बहुत बार, क्योंकि आजकल ये वाला फीचर जो है वो काफी सारे बैंक्स यूज कर रहे हैं। इवन देखो फोन पे, पंजाब नेशनल बैंक, ये लोग भी जो है वो आजकल यूज कर रहे हैं ऐसे फीचर्स वगैरह, ठीक है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिस्क इंडिकेटर हम लोग को देखने को मिलता है जो आपके रिस्क को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेगा, दैट्स इट। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, स्पेशल प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज स्प्री स्कीम, और लिख भी लेना ये स्प्री स्कीम, इसका फुल फॉर्म लिख लो, स्प्री स्कीम। इसके नीचे जो है वो लिखना टारगेट कॉन्ट्रैक्चुअल टेम्पररी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। ये स्कीम बेसिकली उन लोग के लिए आई है, ये बेसिकली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं। आपको याद है कुछ दिनों पहले हमने जो है वो डिस्कस किया था कि फॉर्मल सेक्टर में जो है वो लोगों को लेके आना है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से सोशल सिक्योरिटी को जो है वो एनहांस करना है, ये उसी से रिलेटेड है स्प्री स्कीम। तो इसमें मेनली जो है वो टारगेट किया जा रहा है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को, राइट, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को। इसके बारे में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्प्री जो है वो टारगेट करती है कॉन्ट्रैक्चुअल टेम्पररी और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, जैसे गिग वर्कर्स वगैरह जो होते हैं, है ना, उन लोगों को, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए इनको एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस सोशल सिक्योरिटी के अंडर जो है वो रखा जा रहा है, ठीक है। और डिजिटल रजिस्ट्रेशन अलाउ किया गया है, यही एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। श्रम सुविधा, एमसीए पोर्टल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पोर्टल, वेबसाइट, मतलब कुल मिलाकर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो लोग बिलोंग करते हैं ना, तो उनको बेसिकली फॉर्मल सेक्टर में शामिल करने का ये इनिशिएटिव है। इस स्कीम ने पेनाल्टीज जो है वो हटा दी हैं, लीगल हर्डल जो है वो हटा दिए हैं प्री रजिस्ट्रेशन पीरियड के लिए, जिससे कि चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। सावित्रीबाई फूले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी लिख लेना आप, ये इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस है, ये स्टेट पीएससी पूछ सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है। यहाँ पर बेसिकली ट्रेनिंग, रिसर्च और कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करवाया जाता है, ठीक है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। सावित्रीबाई जी के नाम पर ये इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया है। एक न्यू रीजनल सेंटर जो है वो रांची के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ईस्टर्न स्टेट जैसे कि झारखंड, बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल के लिए काम करेगा, ठीक है, दैट्स इट। और स्प्री स्कीम से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन भी है, ट्राई करना है इसका जो है आंसर देने की। और ये है ज्ञान सर के पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और कुछ पेंडिंग टॉपिक्स हैं वो मैं आपके कवर अप करा दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। बस सिर्फ जो जैसा मैं बताते जा रहा हूँ वैसा क्लासेस करते जाओ, रेगुलरली पढ़ते जाओ, कमेंट्स जो है वो देते जाओ। चलिए अब साइन ऑफ करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद और जय श्री महाकाल।